तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में कुशवाहा सर ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट फिजिक्स का। तो आज हम पढ़ेंगे बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन के कथन। दो वैज्ञानिक थे। हम पढ़ेंगे बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन के कथन। तो सबसे पहले हम बेंजामिन का कथन देखते हैं। उसने क्या स्टेटमेंट दी। बेंजामिन के कथन। तो बेंजामिन एक साइंटिस्ट था। उसने बताया कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा, आज से मेरी ओर से उसको क्या कहा जाएगा, उसको धनावेश कहा जाएगा। ये कही किसने, बेंजामिन ने। चलिए आइए नोट करते हैं। ये कहता है, हम लिखेंगे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा जाएगा। ये हमारे बेंजामिन ने कहा। उन्होंने कहा जब अब दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनका नाम है फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन ने ऋणावेश के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जब हम प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं, तो प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा, उसको उन्होंने ऋणावेश बताया। तो चलिए आइए हम नोट करते हैं। तो उन्होंने बताया, जब प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, तो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न आवेश, प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश कहलाएगा। ये हमारे बेंजामिन वाले साइंटिस्ट ने बताया था कि हम प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ेंगे, तो प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा, उसको हम ऋणावेश कहेंगे। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में पढ़ा था। जब हमने इसको इससे रगड़ा था, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया था, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पुनः स्टार्ट करते हैं। आवेश क्या होता है, जैसा कि हमने पूरे वीडियो में आपको बताया था। आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो उस पदार्थ के अंदर ही विद्यमान रहता है। यह किसी वस्तु पर तभी आता है जब वह वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु को प्रदान करती है, तभी वस्तु पर क्या आता है, आवेश आता है। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में आपको बताया था। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश एवं ऋणावेश। आइए आज पुनः आवेश के बारे में पढ़ते हैं और उसकी मात्रक और उसकी परिभाषा आराम से ध्यानपूर्वक देखते हुए चैप्टर की ओर आगे बढ़ें। तो चलिए हम देखते हैं। तो आवेश क्या होता है, यह किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, जो उस पदार्थ के अंदर विद्यमान रहता है
रहता है। यह किसी वस्तु पर तभी आता है जब वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपना इलेक्ट्रॉन, दोस्तों इसको शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, समय बचा है इसलिए इसको इस प्रकार दर्शा देते हैं। अन्य वस्तु के इलेक्ट्रॉन, जब वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के इलेक्ट्रॉन दान करता है, दान करती है, यह किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो उस वस्तु के अंदर तभी विद्यमान रहता है, वस्तु के पदार्थ के अंदर विद्यमान रहता है, यह किसी वस्तु पर तभी आता है जब वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपना इलेक्ट्रॉन दान करती है। यह आपकी दोस्तों डेफिनेशन हो जाती है। अब हम आवेश की मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मात्रा क्या होगी, हम हेडिंग लगाएंगे। पहले तो दोस्तों देख लेते हैं आवेश को किस प्रकार दर्शाते हैं और यह किस प्रकार की राशि है। दोस्तों तो आवेश आपकी अदिश राशि है, तुम लिखेंगे आवेश एक अदिश राशि है। दोस्तों आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा हुआ राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश एवं अदिश। सदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा एवं परिमाण होवे, और अदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा ना होवे, केवल और केवल परिमाण होवे। तुम लिखेंगे आवेश एक कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों इसकी मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक देखते हैं। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में दोस्तों इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। इसके लिए आपको 10th क्लास का फॉर्मूला याद होगा, हमने पढ़ा था I बराबर फॉर्मूला था उधर Q/T। यहाँ पर ये धारा थी, यह आवेश था या समय था, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। यहाँ से हम अगर आवेश को निकालें तो Q बराबर क्या निकल कर आएगा, I/T निकल कर आएगा। इसका इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों आप एक बात नोट करेंगे, Q को हम आवेश को Q से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, Q से दर्शा देते हैं। यह आपका समय होता है, यह आपकी धारा होती है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तुम Q का मान निकालें तो Q बराबर निकल कर आता है Q बराबर I/T। तो यहाँ से हम मात्रा निकालेंगे। धारा का मात्रा क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, इसका मात्रा होता है एम्पियर, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो दोस्तों यह आपका मात्रा निकल कर आता है एमकेएस पद्धति में। आवेश का मात्रा होता है एम्पियर इनटू सेकंड। आइए चलिए दोस्तों हम एसआई पद्धति में मात्रक देखते हैं। एसआई पद्धति में तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर इसी मात्रक का प्रयोग किया जाता है सवालों में। तो इसका मात्रक होता है, आपको डायरेक्ट याद करना है, इसका मात्रक होता है कूलॉम। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। सीजीएस पद्धति में दोस्तों आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। क्या होता है, स्टेट कूलॉम। यह इसका सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, एक कूलॉम में आपका एक कूलॉम 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम के इक्वल होता है। यह आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक कूलॉम कितने स्टेट कूलॉम के इक्वल होता है, तो आप बताएंगे एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आवेश का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो दोस्तों आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक फैराडे में
एक फैराडे आपके इक्वल होता है 96,500 कूलम के इक्वल होता है। आपको दोस्तों इसको याद कर लेना, मल्टीपल चॉइस में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो गया फैराडे, और एक फैराडे इक्वल होता है 96,500 कूलम की। एक और देखते हैं आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है दोस्तों? फ्रैंकलिन। तो यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक हो गया फ्रैंकलिन। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में और अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आवेश के गुण। तो आवेश का पहला गुण ये है, तो जैसा कि हमें पूर्व कक्षा में पढ़ा था, जब दो आवेशों के सजातीय सिरे होते हैं, एक जैसे सिरे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके मध्य क्या हो रहा था? उनके मध्य प्रतिकर्षण हो रहा था। यह इसका फर्स्ट गुण हो गया। हम लिखेंगे आवेशों के सजातीय, सजातीय यानी समांतरी, सजातीय सिरों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण यानी दूर दूर भगते हैं वो, प्रतिकर्षण होता है। और सेकंड हमने बताया था, जब दो विपरीत सिरे हो, मतलब एक पॉजिटिव हो एक या नेगेटिव हो, या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो उन दोनों में क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आवेशों के विजातीय सिरों के मध्य, विजातीय सिरों के मध्य आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है, यानी अट्रैक्शन होती है, आकर्षण होता है। तो इसके ये आपके दो गुण हुए। तीसरा गुण यह है, हमने आपको बताया था जैसा कि एक स्थिर आवेश हो, तो स्थिर आवेश किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है? एक रुका हुआ आवेश, एक ठहरा हुआ आवेश। तो एक रुका हुआ आवेश एक आपके लिए विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, एवं गतिमान आवेश होता है वो आपके लिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। तो हम लिखेंगे स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अब सेकंड लेके हम इधर गतिमान आवेश ले लेते हैं। हम देखें, हम गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है, दोनों का निर्माण करता है। दोस्तों, जैसा कि आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा हुआ या 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और इस वैल्यू को एक क्वांटा वैल्यू कहा गया है। तो यह आपका पॉइंट गुण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक, इस प्रकार लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जिसे एक क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपसे कोई पूछ ले एक क्वांटा में कितने कूलम आवेश होता है, तो आप बताएंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक क्वांटा इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यह आपकी एक क्वांटा के इक्वल वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम।
तो आवेश संरक्षण के नियम में क्या होता है, जो हमने घर्षण वैद्युतिकी पढ़ी थी, तो घर्षण वैद्युतिकी में जो आवेश प्रारंभ में था वह बाद में भी आवेश दोनों का मान शून्य होगा। चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमने मान लिए दो वस्तुएं ली ए एवं बी, ये घर्षण से पहले की बात है, घर्षण से पूर्व। तो घर्षण से पूर्व की बात है तो दोनों वस्तुएं किस प्रकार की होंगी, दोनों वस्तुएं आपकी कुचालक होंगी। यह भी कुचालक है, यह भी कुचालक। तो जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा है, कुचालक वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और ना ही किसी प्रकार का आवेश होता है। तो यहाँ पर हम आवेश देखें तो इधर आवेश कितना है, इधर आवेश है शून्य और इधर भी आवेश कितना है, शून्य। अब हम बात करें घर्षण के बाद, घर्षण के बाद तो जैसा कि दोस्तों हम पता है घर्षण करेंगे तो उसके बाद इन दोनों वस्तुओं पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो घर्षण के बाद की बात देखें हम तो इधर ए वस्तु है, इधर बी वस्तु है। तो घर्षण के बाद दोनों वस्तुएं क्या बन जाती हैं, आपकी चालक बन जाती हैं। यह भी चालक बन गई, यह भी चालक बन गई। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं चालक वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होता है जिससे वस्तुओं पर आवेश भी आता है। तो मान लीजिए आवेश आपका इधर से इलेक्ट्रॉन इधर के पास गया, इधर से इधर के पास इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर भी आवेश आएगा, इस पर भी आवेश आएगा। तो दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए इस पर 5 कूलम आवेश आया पॉजिटिव वाला और इस पर नेगेटिव 5 कूलम आवेश आया, ये आ गया दोस्तों। तो हम देखें ऊपर वाले एग्जांपल में हम देखें इधर कुल आवेश कितना होगा, 0 मान लेते हैं। ऊपर वाले में टोटल आवेश देखते हैं, कुल आवेश, तो ऊपर वाले में कुल आवेश कितना है, इधर 0 इधर 0, यानी 0 + 0 कितना निकल कर आया, 0 निकल कर आया। नीचे वाले में कुल आवेश देखें हम, कुल आवेश तो इधर कितना है, +5 कूलम और इधर कितना है, -5 कूलम। देखो +5 और -5 कितना क्या, 0 निकल कर आया। तो कहने का तात्पर्य यह है घर्षण से पहले आवेश कितना, शून्य, और घर्षण के बाद भी आवेश कितना, शून्य। तो यही आपका आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम कहता है घर्षण से पूर्व एवं घर्षण के पश्चात कुल आवेश शून्य होता है या इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे घर्षण से पूर्व एवं घर्षण के पश्चात या बाद, घर्षण के बाद कुल आवेश नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। यही आपका आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, यानी आवेश आपका कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है। तो दोस्तों आशा है आपको आवेश संरक्षण के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब हम आगे देखेंगे एक और नए नियम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आवेश का क्वांटम। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस पर आधारित पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं आवेश का क्वांटम। तो आवेश का क्वांटम के तात्पर्य, आवेश के क्वांटम से यह तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है सदैव इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मान का सदैव क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। तो हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी, हम लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। तो किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। तो दोस्तों आप कहेंगे ये क्या डेफिनेशन लिखा रहे हैं, समझ में नहीं आया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो फॉर्मूला होता है Q = Ne। तो जहां
n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर होता है मूल आवेश। क्या होता है? मूल आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इस सूत्र से तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति आपसे कह देता है कि मान लीजिए मान लीजिए यह मार्कर है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपसे कहे वो कि इस पर आवेश बताओ, तो आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, Q बराबर Ne। E क्या है आपका? ये वाला मूल आवेश है, इसका मान फिक्स है, तो कुछ नहीं करना। आप कुछ नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन में पूछा आवेश कितना हो, तो N की जगह पर आप 5 रख देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, उस पर आपको पता चल जाएगा आवेश कितना निकल रहा है। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी वस्तु पर आवेश निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यह आपको क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हम देखें दोस्तों, पहले तो हम लिखेंगे गिवन यानी क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है 1 कूलम आवेश, यानी आवेश का मान हमको कितना दे दिया है? आवेश का मान उसने दे दिया है 1 कूलम। कूलम को दोस्तों हम C से प्रकट कर सकते हैं। तो Q का मान दे दिया उसने 1 कूलम। जैसा कि दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर होता है Ne। Q हमें दे दिया गया है, पूछा आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी n का मान हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों E का मान तो हम जानते हैं, E का मान तो हमेशा फिक्स रहता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी हमको Q पता है, E पता है, n का मान निकालना है। तो हम आइए n का मान निकालते हैं। तो Q भी कितना है? 1, n का मान निकालना है, E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या करेंगे? इधर इसको इधर ले आएंगे, तो n बराबर क्या जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे? पॉइंट उठाएंगे, उधर ऊपर क्या लाएंगे? 0 ले आएंगे, 0 ले आएंगे, और -90 है उसको ऊपर ले आएंगे, तो क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? 100 × 10⁻19/16। अब हम क्या करेंगे? इधर 10 की पावर 19 है, तो क्या करेंगे? हम इधर से 0 ले लेंगे, इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? दोस्तों ये तो सॉल्यूशन है, आप भी किस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इससे इधर इसको 0 ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 18 बच जाएगा, और ये कितना आएगा? 16 हो जाएगा। जब 16 का इसमें 100 में हम डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल कर आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ तो कैलकुलेशन है, सभी की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है, सभी के करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो मैंने इस प्रकार कर दिया है इजी क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे ये कहाँ से आएगा? जब आप 16 का 100 में डिवाइड करोगे, 16 का 100 में डिवाइड करोगे तो ये निकल कर आया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप इस वैल्यू को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस बार हमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु पर 16 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश है, तो वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन सेम पूर्व क्वेश्चन की तरह होगा, तो इसमें भी हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। गिवन यानी क्या दिया गया है, हमको दिया गया आवेश कितना दिया गया है? Q बराबर आवेश दिया गया है 16 × 10⁻⁻19 कूलम। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं E का मान तो फिक्स रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। हमसे n का मान पूछ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं Q बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर n ही, और Q का मान दिया गया है 16 × 10⁻⁻19 कूलम, और n का मान निकालना है, और E का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम मान लेते हैं, तो कूलम से कूलम चला गया। आप इधर देखेंगे, इधर 1.6 दिया है, तो पॉइंट उठाएंगे, नीचे क्या ले आएंगे? 0 ले आएंगे, ले आए हम 0, देखो इधर भी 16 इधर भी 16, इससे ये कटा, 10 की पावर -19 10 की पावर -19 से भी ये भी कट गया। तो अब क्या हो जाएगा? 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n बराबर निकल कर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपका यह आंसर हो जाएगा।
तो यदि किसी वस्तु पर इतने आवेश हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। चलिए अब हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलों को ध्यानपूर्वक करते हैं और जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, यह आपके एनसीईआरटी का सवाल दिया गया है। इसमें दिया गया है यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। चलिए दोस्तों, उसको हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हल। मान लीजिए यह कोई पिंड है, यह भी एक अनदर पिंड है। इस पिंड से, इसका नाम क्या रखा है, किताब वाले ने पिंड रखा है, यह भी आपका कोई पिंड है। तो सवाल कह रहा है इस पिंड से इस पिंड में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस पिंड से इस पिंड की तरफ। तो उसमें समय लग रहा है 1 सेकंड। कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड समय लग रहा है, 1 सेकंड समय लग रहा है। तो अब उस क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम आवेश को भेजने में कितना समय लगेगा। 1 कूलम आवेश के भेजने में लगा समय, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको हमें निकालना है 1 कूलम आवेश को भेजने में कितना समय लगेगा। सवाल कह रहा है 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसकी तरफ, तो 1 कूलम आवेश को भेजने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, हम देखें 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है उसने, 10 की पावर 9। यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है 1 सेकंड में। यदि दोस्तों हम यह निकालना है कि 1 इलेक्ट्रॉन को भेजने में कितना समय लग रहा है, तो हम यहाँ से देखें। यदि हम देखें 1 इलेक्ट्रॉन को भेजने में लगा समय, तो 1 इलेक्ट्रॉन को सेंड करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। जैसा कि हमें पता है 1 सेकंड में, इधर शॉर्टकट में देख लेते हैं, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यदि हम निकालें 1 इलेक्ट्रॉन को भेजने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 9 इधर ले आएंगे। तो हम निकालें 1 इलेक्ट्रॉन को भेजने में कितना समय लगेगा, 10 की पावर -9 सेकंड लग जाएगा। 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन को भेजने में ये इधर ले आएंगे, नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को भेजने में 10 की पावर -9 सेकंड लग जाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, इधर लिख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को भेजने में लगा समय कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9 सेकंड। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 1 कूलम आवेश में 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने निकाल लिया है 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं इतने, और हमसे पूछा था उसने 1 कूलम आवेश को भेजने में कितना समय लगेगा। तो हमें जानते हैं 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में आएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हम देखेंगे, हम लिखेंगे 6.25, या इस प्रकार लिख सकते हैं 1 कूलम आवेश को भेजने में लगा समय। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को भेजने में कितना समय लग रहा है, 10 की पावर -9 सेकंड, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 10 to the power 18। तो दोस्तों इतना समय लगेगा। ये किस में निकल कर आया है, सेकंड में निकल कर आया। किस में निकल कर आया, सेकंड में।
दोस्तों तो किताब वाले ने उसका आंसर सेकंड में नहीं दिया है, उसका आंसर कितने में, सेकंड में नहीं दिया, उसने उसका आंसर साल में दिया है, वर्ष में दिया है। तो इसको हम किस प्रकार वर्ष में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, चलिए करते हैं। ये आपका सेकंड में दिया है, तो जब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो एक सेकंड बराबर कितना होता है, 1/60 मिनट। तो जो भी हम यहाँ लिख देंगे तो 10 की पावर -9 इंटू 10 इंटू में 6.25 10 टू द पावर 18, ये किसमें, सेकंड में। अब सेकंड को हमें बनाना है मिनट, तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे। अब ये बन गया मिनट में। अब मिनट को हमें किस में बनाना है, घंटे में। जब मिनट को घंटे में बनाते हैं तो एक मिनट बराबर होता है 1/16 घंटा। तो हम क्या करेंगे, जब मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। और दोस्तों ये अब एक घंटे की वैल्यू निकल आई है। अब हमको घंटे में किसको कन्वर्ट करना है, दिन में कन्वर्ट करना। दिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये निकल कर आ गया एक दिन का समय। ये तो दिन की बात नहीं है, हमें तो साल बनाना है। साल बनाने के लिए क्या करेंगे, 365 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अब यह साल में यानी एक वर्ष की वैल्यू निकल आई है। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर निकल कर आता है 198.16 वर्ष। तो इतने वर्ष लगे जाएंगे एक पिंड से दूसरे पिंड को इलेक्ट्रॉन भेजने में। कितने, एक गुलाम आवेश को भेजने में इतना समय लगेगा। दोस्तों किताब वाले ने लगभग इसका अप्रोक्सीमेट आंसर मान लिया है। तो लगभग हम कह सकते हैं एक पिंड से दूसरे पिंड में एक गुलाम आवेश को भेजने में लगा समय कितना हो जाएगा, लगभग 200 वर्ष हम मान सकते हैं। तो दोस्तों यह आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने कहाँ सेकंड में दिया था उसको मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट से घंटे में कन्वर्ट किया, घंटे से दिन में कन्वर्ट किया, और दिन से हमने वर्ष में कन्वर्ट किया। इस प्रकार चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।